अगला टॉपिक नंबर है 31। यदि महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हैं और नीतियां हैं। अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश की एग्जाम, चाहे वह PCS हो, RO ARO हो, कोई भी वनडे एग्जाम, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहली योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना का शुभारंभ 22 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई थी। इसकी आवश्यकता क्या, उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए। इसमें जो पात्रता की सीमा है वह 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग वाले वे बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और जिनके माता पिता कोरोना के कारण जो है छोड़ के चले गए इनको। वित्तीय सहायता इसमें क्या है, तो 4,000 रुपये वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है प्रति माह। सरकार द्वारा बच्चे के वयस्क होने तक, यानी यदि 17 वर्ष का है तो 1 वर्ष तक 4,000 रुपये उसको प्रति माह दिए जाने का लक्ष्य। तो अमाउंट कितना है, 4,000 रुपये प्रति माह है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो यहाँ पर अगर सामान्य लिखा होगा ब्रैकेट में, तो उनमें वो बच्चे शामिल होंगे निराश्रित जो कोविड-19 महामारी के अलावा हैं। तो वहाँ पर कितना आप प्रीवियस में पढ़े हो टॉपिक में, 25 रुपये प्रति माह रहा है और यहाँ पर 4,000 रुपये प्रति माह है। प्रमुख तथ्य क्या है कि इस योजना के अंतर्गत परिवार की वार्षिक जो आय सीमा है वह 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिसे जून 2021 में बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि जिनकी वार्षिक जो सीमा है, वार्षिक जो इनकम है वह 3 लाख रुपए है, तो वही पात्र होंगे। और साथ ही साथ 10 वर्ष से कम आयु के वे बच्चे जिनके अभिभावक नहीं हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से राजकीय बाल गृह में देख रेख के लिए रखा जाएगा। अनाथ हुए बच्चे बच्चियों को भारत सरकार के द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो आवासीय है में राजकीय बाल गृह आदि में कक्षा 12 तक जो है मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था भी मिलेगी। उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को टैबलेट लैपटॉप वितरण करने की व्यवस्था भी है। और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या विधिक अभिभावक आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के कारण हुई हो। निराश्रित बालिकाओं की 18 वर्ष की आयु के पश्चात शादी हेतु इनको 1,01,000 रुपये प्रदान भी किए जाने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों के चल संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था भी इस योजना के तहत है। तो आपने पढ़ा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुभारंभ कब किया गया, 22 जुलाई 2021 को। कोविड-19 के कारण जो है वो निराश्रित हुए बच्चे हैं इसमें, और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। 0 से लेकर के 18 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें शामिल होंगे। इनको 4,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता मिलेगी। और इस योजना के अंतर्गत जो है 3 लाख रुपए जिनकी वार्षिक आय वो शामिल होंगे। और जो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको इनके अभिभावक नहीं है तो उनको बाल गृह में देख रेख के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा जो अनाथ हुए बच्चे बच्चियाँ हैं इनको जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय है इसमें कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे टैबलेट लैपटॉप भी मिलेगा इनको। और क्या देखा आपने, और जो मृत्यु हुई है 1 मार्च 2020 के बाद मृत्यु होनी चाहिए। और शादी के लिए भी जो बच्चियां हैं उनके लिए जो है 1,01,000 रुपये की व्यवस्था भी की गई है। तो आपने ये पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना है। 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार तथा नई इकाइयों की स्थापना पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो योजना का मंजूरी मिली है, योजना शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश कोविड
इमरजेंसी वित्त पोषण योजना 15 मई 2021 को। तो कोविड से संबंधित जो भी आवश्यक सामग्री है उनके विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग की जो चालू इकाइयाँ इनका विस्तार करना है और नई इकाइयों की स्थापना के लिए ये फाइनेंशियल असिस्ट करेगी इस योजना के तहत। तो जो वित्तीय सहायता मिलेगी वो क्या है, पात्र इकाइयों को प्लांट मशीनरी और यंत्रों की स्थापना हेतु कुल व्यय का 25% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता की कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि कोई प्लांट वगैरह लगाते हैं आप और आप 10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो आपको 10 का 10 करोड़ पूरा का पूरा जो है वो कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। या 25% दिया है तो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक है। 9 करोड़ करते हैं तो 9 करोड़ का 25%, तो यह अधिकतम 10 करोड़। ठीक है। जीएसटी एमएसएमई योजना के तहत भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा ही की जाएगी। यह वित्तीय सहायता इकाई के कार्यरत होने के दावे के आधार पर की जाएगी। केंद्र सरकार से संबंधित एनओसी दिलवाने में फास्ट ट्रैक मोड में मदद करवाने की व्यवस्था भी की गई है। यह योजना अधिसूचना जारी होने के 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ लेने वाले पात्र इकाइयों को किसी भी कमर्शियल बैंक या सिडबी में आवेदन करना होगा। पात्र इकाइयों के लिए रिवॉल्विंग फंड का विनिर्माण और उन्हें उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 के अंतर्गत 72 घंटे में एनओसी प्रदान करना होगा। तो यह है उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली योजना है शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए की आवास योजना है। इस योजना का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया गया है और इसमें जो प्राथमिकता मिली हो विधवाएं हैं, कामकाजी महिलाएं, अल्पसंख्यक हो गए, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, वन्य पिछड़े वर्ग लोगों के लिए यह योजना है। शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए की आवास योजना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और प्रवासियों हित किफ़ायती किराए की आवास एवं परिसर उपलब्ध कराने हेतु योजना है। लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसरों के निर्माण, संचालन, रखरखाव के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लागू की जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए श्रमिकों एवं कामगारों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना। इस योजना के लिए बजट 2021-22 में जो है राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज के प्रदान करने की व्यवस्था की गई। वहीं पुरुष श्रमिकों को 4%, महिलाओं के लिए क्या है 10 लाख रुपया बिल्कुल बिना ब्याज की फ्री लोन, और पुरुषों को जो है 4% देना ही पड़ेगा। ठीक, 4% की ब्याज दर से 10 लाख रुपए तक ऋण सहायता प्रदान करने की व्यवस्था। तो ये रहा है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना से संबंधित तथ्य। अगली योजना है आपकी मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। योजना की जो घोषणा है वह बजट 2021-22 में की गई है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या की निपटने हेतु यह सुपोषण योजना है। 21-22 में 100 करोड़ रुपए का इस योजना के तहत प्रावधान किया गया। कितना? 100 करोड़। प्रमुख तथ्य है कि ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की व्यवस्था की गई मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत। और इस योजना का जो एग्जीक्यूशन है, क्रियान्वयन है, 21-22 से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना की घोषणा 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य बजट 2020-21 में की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को उद्योगों तथा एमएसएमई इकाइयों में ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ना है। युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार हित जोड़ने की आवश्यकता
इस योजना के साथ जो प्रशिक्षण भत्ता होगा वह कितना है? युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ महीने में जो है 2,500 रुपये की धनराशि जो है दी जाएगी, जिसमें 2500 में 1500 रुपया जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 1,000 रुपये राज्य सरकार। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। 14 सितंबर 2019 से यह योजना प्रभावी है और जबकि इसकी घोषणा जो शुभारंभ है वह 21 जनवरी 2020 से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुभारंभ कब हुई है? तो 21 जनवरी 2020 को, जबकि इफेक्टिव प्रभावी जो है वो 14 सितंबर 2019 से है। जैसे ही आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, 24 फरवरी 2019 को जो है घोषणा की गई गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, लेकिन प्रभावी आप जानते हो दिसंबर से ही है, 2018 दिसंबर से ही। इसी तरह ये भी योजना प्रभावी 14 सितंबर 2019 से है, जबकि इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2020 को की गई है। इसमें पात्र कौन होंगे? तो पात्र वो होंगे किसान और उसकी पत्नी, पुत्र पुत्री और पौत्र और पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होंगे। बटाईदार भी इसमें क्या है? पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसान पात्र होंगे। इसका जो भी वित्त पोषण है वो 100% राज्य सरकार वहन करेगी। बजट 2020-21 हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था, जबकि 21-22 में 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। और बजट 23 आवश्यकता क्या है? तो राज्यों की कृषकों की दुर्घटनावश जो मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में इस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिले, इसका संचालन जिलाधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। और भी प्रमुख तथ्य हैं इस योजना में। जो कृषक की दुर्घटनावश जो मृत्यु या जो है अपंग यानी दिव्यांगता होने की दशा में उसके विधिक जो वारिस होंगे या वारिसों या स्वयं कृषक को सामाजिक सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपए तक जो है प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए। इसके अलावा किसान अथवा उसके परिजन की 60% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की धनराशि देने का प्रावधान है। योजना का जो आच्छादन है इसको बढ़ाते हुए पात्रता की श्रेणी में रखे गए अन्य व्यक्ति हैं। तो इसमें अभी तक जो रहे किसान, उनके पुत्री पत्नी, पुत्र पौत्री, पौत्र पौत्री जो रहे हैं, साथ ही बटाईदार भी पात्र रहे हैं। इसके अलावा खातेदार, सहखातेदार, किसानों के परिवारों के जो कमाऊ सदस्य हैं, ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हों, वो भी क्या है? पात्र होंगे। अगली है योजना पावरलूम बुनकरों को सब्सिडी योजना है। स्वीकृति इसको 3 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिली है। विशेषताएं क्या है? छोटे पावरलूम यानी 0.5 जो हार्स पावर अश्वशक्ति हैं, इनको प्रतिमाह 120 यूनिट, जबकि बड़े पावरलूम यानी 1 हार्स पावर्स तक को जो है 240 यूनिट तक, जबकि 3.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो ये सब्सिडी है सरकार की द्वारा दी जाएगी पावरलूम बुनकरों को। जिनके पास आधे पावर वाले, हार्स पावर वाले हैं, तो उनको 120 रुपये प्रति यूनिट है और 3.5 रुपये के हिसाब से। उसके ऊपर जाओगे तो आधा तक जो है, 1 तक जो है 240 यूनिट तक जो है जो मिलेगा और ये 3.5 रुपये के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी पर यूनिट। जून 2006 में बुनकरों को फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति कराए जाने की योजना शुरू की गई थी। तो पावरलूम बुनकरों को सब्सिडी योजना फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति जो है जून 2006 से ही शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं आगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। पर्यटन केंद्र का जो चयन है वो संबंधित विधायक एवं जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार किया जाएगा। पर्यटन केंद्र का चयन तो विधायक एवं जिलाधिकारी, और इसमें बजट 2021-22 में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी इस योजना के लिए। वित्तीयन में जो उनकी पर्यटन विभाग है विधायक निधि से और CSR निधि से प्राप्त जो धनराशि है इसके द्वारा जो है वो वित्तीय सहायता इस योजना के तहत मिलेगी।
तो पर्यटन विभाग प्लस विधायक निधि, तो ये वित्तीय जो है सहायता होगी कहाँ कहाँ से, तो विधायक निधि है, पर्यटन विभाग, और ये आपका CSR जो निधि है, यानी जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, निधि है यहाँ से। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हो, तो जैसे कि आप पर्यटन के लिए या कोई कंपनीज है जब कहीं भी इस्टेब्लिश होती है, कोई कारखाना कंपनीज है, मान लीजिए कोई कारखाना इस्टेब्लिश्ड है, तो वहाँ पर जो आसपास ह्यूमन बीइंग्स हैं, वहाँ के नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको कंपनी क्या है फैक्ट्री द्वारा यूज किया जाता है, तो वहाँ का क्या है थोड़ा आप देखते हैं इन्वायरमेंट भी क्या है इफेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंट पर जो भी प्रभाव पड़ता है, वहाँ के ह्यूमन बीइंग्स हैं, कारखाने से धुएं निकल रहे, ये सब आप देख पाते होंगे। तो ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कारपोरेट की होगी, तो वहाँ पर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट जो है एज कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स के रूप में जो है वहन करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट 2013 इसके तहत जो सेक्शन नंबर 135 इसके तहत कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। तो CSR आप समझ गए होंगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। योजना की देखभाल तो स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत अथवा प्रबंध समितियों का गठन करके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल को विकसित करना इसकी विशेषताएं हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक आदि स्थलों का सतत विकास एवं संवर्धन करना इस पर्यटन संवर्धन योजना का विशेषताएं उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली योजना है आपके सामने दोस्त, बाबा साहेब आम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत लाभ कौन मिलेगा, तो जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक ना हो, तो वार्षिक इनकम 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए, तब बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी बन पाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना, स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकना है। सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लोगों को इससे लाभ दिलाना है। तो जिनकी आय वार्षिक जो है 2 लाख रुपए तक है वह पात्र होंगे। ऋण अनुदान जो दिया गया है इस योजना के तहत वह SC, ST और दिव्यांग को प्रति इकाई लागत का 35% अनुदान मिलेगा, ग्रांट मिलेगा, अथवा अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम हो, और वहीं पर अधिकतम सामान्य जाति को 25% अथवा 50,000 रुपये तक ऋण अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो ये लेखपाल वगैरह में आपके पूछा जा चुका है UPSSC के द्वारा। अन्य किसी योजना अथवा अन्य किसी योजना जैसे कि मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि के अंतर्गत ऋण प्राप्त जो लाभार्थी हैं इस योजना के पात्र नहीं होंगे। और इसमें जो है जो आयु सीमा है पात्रता के लिए, आप 18 साल कंप्लीट कर लिए हों और एकदम क्या है 65 वर्ष, तो 18 से लेकर के 65 वर्ष तक इसमें पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक हो। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना आ रही है मदरसा आधुनिकीकरण योजना। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार नवीनतम नाम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा SPEM के अंतर्गत प्रदेश में आच्छादित मदरसों को केंद्रांश 60% तथा 40% राज्यांश के अनुसार व्ययभार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 7578 मदरसे आच्छादित हैं। तो मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत जो वित्तीय सहायता दी जाएगी 100 रुपये में
60 रुपये केंद्र सरकार और 40 रुपये राज्य सरकार। वर्तमान में प्रदेश में आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत 7,578 मदरसे आच्छादित हैं और मदरसा आधुनिकीकरण योजना का जो नया नाम रख दिया गया है वह स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा। अगला है उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना। उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट योजना, तो डेवलपमेंट परियोजना है। इसका प्रस्ताव 20 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित है। तो उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना में जो ऋण की बात कही गई है, ऋण जो प्रस्तावित है वह है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि जो वित्तीय सहायता की यहाँ पर बात की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ऋण ले लिया गया किससे मिलेगा, तो वर्ल्ड बैंक से। ऐसी फैक्ट दे देंगे उठा के एग्जाम में आपसे, तो किससे लेगा, वर्ल्ड बैंक से। योजना के रोड सेफ्टी घटक, तो कुल लागत होगी 46.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर। योजना के रोड सेफ्टी घटक में अंतर्गत देखेंगे तो परिवहन विभाग हो गया, गृह विभाग यानी पुलिस और लोक निर्माण विभाग, तो इनके कार्यों को क्या है, मंजूरी मिली है। परियोजना की कुल जो लागत है वो 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो राशि है वह विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगी। तो 570 में 400 जो है विश्व बैंक से, बाकी शेष जो बचेगा 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर वह राज्य सरकार वहन करेगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना। तो मुख्यमंत्री निराश्रित अथवा बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना को मंजूरी 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है। इस योजना की विशेषता है कि इस योजना के अंतर्गत निराश्रित गोवंश यानी बेसहारा जो गोवंश इच्छुक कृषक हैं या पशुपालक या अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन हेतु पहले चरण में 1 लाख गोवंश को सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव है। पहले चरण हेतु व्यय का जो अनुमान है 1,09,50,00,000 रुपए होगा। जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित ऐसे इच्छुक कृषकों, पशुपालकों या अन्य व्यक्तियों को 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण पोषण हेतु धनराशि बैंक खाते में प्रतिमाह हस्तांतरित की जाएगी। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से। तो एक गोवंश पर कितना है, 30 रुपया। तो जिनके पास 10 गोवंश होंगे, जो इच्छुक होंगे कृषक किसान, है ना, तो उनको खर्चा कितना, 30 रुपये खर्चा जो है एक पशु के पीछे। लेकिन कम नहीं लग रहा है, पता नहीं कितना खा लेंगे, कम से कम 100 रुपया तो होना ही चाहिए था। तो 30 रुपये है ये, 30 रुपये प्रति गोवंश भरण पोषण के लिए उनके। तो इस योजना का चाहे तो अपना लाभ उठा सकते, लेकिन रुपया देख लो 30 रुपया प्रति, वो भी 1 महीने पर आपको मिलता रहेगा प्रति माह। तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36, यानी 900 रुपया महीना बनेगा। समझ रहे हो आप। तो याद रखिएगा, आपको अमाउंट याद रखना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत यदि पूछा जाए आपके एग्जाम में कि कितने अमाउंट की प्रति गोवंश की दर से मिलेगा भरण पोषण के लिए, तो 30 रुपया पर डे है, 1 दिन के लिए है 30 रुपया और 1 गोवंश के लिए, तो प्रति गोवंश प्रतिदिन 30 रुपये। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है वृद्धावस्था पेंशन योजना है। 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदत्त वृद्धावस्था पेंशन राशि में जो है वो वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय जो लिया गया है वृद्धि का, आप देख पा रहे हैं। पेंशन की जो राशि है 400 रुपये रही है, उसको बढ़ाकर अब 500 रुपये किया गया है वृद्धावस्था पेंशन को, जिसमें 300 रुपया तो राज्य सरकार वहन करती है, जबकि 200 रुपया केंद्र सरकार से मिलता है। तो टोटल 500 रुपया प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन है। इसमें पात्र होंगे जिनकी 60 वर्ष कंप्लीट हो गई हो और 80 वर्ष से यानी 79 वर्ष तक है, 79 है, तो 60 वर्ष कंप्लीट कर लिए हो और 79 तक गए हो तो आपको मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन योजना।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वर्ग वाले जो वृद्धजन हैं उनको 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह 100% जो है केंद्र से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो मिल रही है सीनियर सिटीजन को, तो उनको 500 रुपया तो मिल ही रही है, केंद्र सरकार वाली योजना से लाभ ले रहे हैं। लेकिन वृद्धावस्था पेंशन जो राज्य वाली है यहाँ पर भी 500 रुपये है, 60 से 79 है। जब 80 वर्ष हो गए तो आप केंद्र वाले मिलोगे। तो ये अमाउंट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना अति महत्वपूर्ण योजना है कन्या सुमंगला योजना। सुमंगला कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2019 को, यानी जब 25 अक्टूबर 2019 का धनतेरस रहा 19 का, तो उस समय इसका शुभारंभ किया गया था और 1 अप्रैल 2019 से यह प्रभावी है। घोषणा अक्टूबर में, लेकिन प्रभावी जो है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ही है, 1 अप्रैल से। तो 6 श्रेणियों में इसमें लाभ मिलने वाला है। लाभ की जो राशि है वो 15,000 रुपये है, 6 चरणों में मिलेगी और ये उन्हीं को लाभ मिलेगा। लाभार्थी इसमें वही शामिल होंगे जिनकी पारिवारिक जो वार्षिक जो इनकम है वह 3 लाख रुपए तक है। कन्या सुमंगला योजना के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था। किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को लाभ मिलने वाला है, तो अधिकतम 2 बेटियां इनको लाभ मिलेगा। किसी महिला को यदि पहले प्रसव से बालिका व दूसरे प्रसव से जुड़वा बालिकाएं हों तो तीनों को लाभ मिलने वाला है। भाई पहले हुई, अब दूसरे में जब प्रसव हुआ तो 2 बालिकाएं आ गई, 2 लक्ष्मी आगमन हो गया, तो पैसा तो मिलना ही चाहिए, तो मिलेगा पैसा। यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका गोद ली गई है तो परिवार की जैविक संतानों व विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को भी इसमें शामिल किया गया है और अधिकतम 2 बालिकाएं लाभित होंगी। लेकिन अगर प्रसव के द्वारा हो रही तो सिंपल सी बात भाई, पहले में बेटी हुई, दूसरे में भी 2 बेटियां आ गई, तो कोई नहीं, तीनों को लाभ मिलेगा भरपूर इस योजना के अंतर्गत। तो अमाउंट याद रखिए, 6 चरणों में 15,000 रुपये है। 25 अक्टूबर 2019 को शुरुआत हुई और लागू प्रभावी जो है 1 अप्रैल 2019 से है। वार्षिक इनकम परिवार की 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अधिकतम 2 बच्चियों को है, पहले प्रसव में 1 है, दूसरे में जुड़वा हुई तो तीनों को लाभ मिलेगा। जो आपने गोद लिया है, चाहे वो जैविक है संतान या अनाथ बालिका गोद ली है, तो आपको 2 बालिकाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना 20 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने हेतु यह योजना है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अति कुपोषित बच्चों हेतु प्रत्येक ब्लॉक CHC PHC में सुपोषण घर की स्थापना की गई है। 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर पर प्रतिमाह 16,800 रुपये का व्यय का अनुमान है। तो मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के तहत जो है 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर जो है 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर जो है स्थापित करने के लिए 28, कितने जिलों में? 10 जिलों में। कौन कौन से जिले हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के रूप में चयनित किए गए 8 आकांक्षात्मक जिले हैं। 28 में करने हैं तो 8 यहाँ पर आप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देख पा रहे हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और फतेहपुर। नोट क्या दिया है कि बौनेपन की दृष्टि से हार्ड बर्डन जिले सीतापुर एवं गोंडा में भी संचालित होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। तो सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना शुभारंभ इसका जो हुआ है वह एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर
विपणन तक के समस्त अवयवों से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का योजना उद्देश्य है। प्रमुख तथ्य है कि सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं देखभाल का कार्य स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा क्रियान्वित होगा। प्रमुख अवयव इसमें जो कच्चे माल डिजाइन है, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास है, पर्यावरण आदि। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत जो पात्रता है वह ऐसे मुखिया या रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 से 76 वर्ष तक मध्य हो एवं जो खातेदार सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज हैं, जिनकी पारिवारिक जो वार्षिक आय है वह 75,000 रुपये से कम है। इस योजना के तहत मुआवजा जो है, इस सर्वहित बीमा योजना के तहत जो मुआवजा है वो पात्र मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक देने का प्रावधान किया गया है। पात्र मुखिया रोटी अर्जन की स्वयं एवं परिवार की सभी सदस्यों की दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तथा आवश्यकता पड़ने पर 1 लाख रुपए तक के कृत्रिम अंग लगाए जाने की व्यवस्था भी की गई है। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। अगली योजना नहीं, इसी से संबंधित कुछ और भी तथ्य दिए गए हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से संबंधित है। तो पात्र परिवार के सदस्यों की दुर्घटना पर नजदीकी चिकित्सालय में यदि आप कृत्रिम अंग लगाते हैं तो आप लगवाते हैं तो 1 लाख रुपए है। इसके बाद चिकित्सालय में अगर जाते हैं तो 25,000 रुपये तक का प्राथमिक इलाज कराने की सुविधा भी है और इसका जो प्रतिपूर्ति है बीमा कंपनी द्वारा होगा। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। तो ये संबंधित बीमा कंपनियां इस योजना से संबंधित है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से संबंधित जो बीमा कंपनियां हैं वह कौन सी नहीं है। तो इन चारों में से 3 जो है डाल देंगे, एक जो है कोई और डाल देंगे और पूछ लेंगे तो आपको बताना होगा। तो द ओरिएंटल इंश्योरेंस है, यूनाइटेड इंडिया है, नेशनल इंश्योरेंस है और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस है। ठीक है। बीपीएल परिवार भी योजना के पात्र होंगे। तो बीपीएल परिवारों को क्या है, आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीपीएल है तो ऑलरेडी उनके पास बीपीएल का कार्ड होगा। बिलो पॉवर्टी लाइन, वैसे भी वो गरीबी रेखा के क्या है, नीचे है। इस योजना के शामिल जो प्रमुख दुर्घटनाएं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि रेल, रोड, वायुयान से दुर्घटना होती है, किसी भी टकराव गिरने के कारण चोट लगती है, गैस रिसाव, बिच्छू, नेवला, कुत्ता के काटने से मरना, भूकंप, आकाशीय बिजली आदि सी दुर्घटना है, गैस सिलेंडर फटने का कारण विस्फोट है, किसी भी प्रकार से हाथ पैर कट जाना विषाक्तता है, जंगली जानवरों के आक्रमण से जलना, डूबना, बाढ़ में बह जाना, ये सभी जो है दुर्घटनाएं इसमें शामिल हैं। इस दुर्घटना बस यदि आपको कुछ होता है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक सहायता आपको मिल जाएगी। उम्र सीमा क्या आपने पढ़ा, उम्र सीमा आपने पढ़ा 18 से 70 वर्ष, और जिनकी पारिवारिक आय क्या है 75,000 रुपये से कम होनी चाहिए। बीपीएल परिवार है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। दुर्घटना हो जाती है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए है, और परिवार के सभी सदस्य की दुर्घटना के कारण अगर तो 2.5 लाख रुपए तक का जो है इलाज भी है, और कोई कृत्रिम अंग लगवाते हैं तो 1 लाख रुपए तक कृत्रिम अंग की व्यवस्था भी लगवाए जाने की है। इलाज करवाते हैं तो 25,000 रुपये तक इलाज करवा लीजिए आप। ये सब लाभ है इसको योजना के तहत मिलेंगे। कंपनियां कौन रही है, तो कंपनियां पहली रही द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, दूसरी थी नेशनल इंश्योरेंस, तीसरी थी यूनाइटेड इंडिया, चौथी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जो आवश्यकता है वो शिक्षित
युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवक या युवतियों को उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपए तक का ऋण, कोई सर्विस दे रहे हैं सेवा क्षेत्र यथा जैसे कि कंप्यूटर केंद्र खोल लिया, टेंट हाउस आदि खोलने हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण की व्यवस्था है। पात्रता इसमें जिनकी आयु जो युवा युवतियां हैं 18 से 40 वर्ष की मध्य आयु हो, उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही किसी राष्ट्रीय बैंक अथवा संस्था में डिफाल्टर न हो, ऋण प्राप्त करने में कम परियोजना लागत की इकाइयों का जो है वो प्राथमिकता दिया गया है। अगली योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 30 जनवरी 2018 को लागू की गई। इसमें जो वित्त पोषण है वो 100% राज्य सरकार वहन करेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 508 करोड़ 63 लाख रुपए का आवंटन भी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किया गया है। इसमें पात्र कौन होंगे तो गांवों में निवास करने वाले छत विहीन, जिन पे के पास छत ना छपरा वगैरह हो, छत ना हो, पक्के ना हो, आश्रय विहीन वे परिवार जो काला जार से प्रभावित हों, जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित परिवार हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित हैं। ठीक है, यानी जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है इसकी आंकड़ों के पर आधारित सुविधा पर जो है वो सुविधा में वर्तमान पात्र सूची में ना हो। भाई एक ही आवास मिलेगा। अब मुख्य प्रधानमंत्री वाला अगर आप ले ली हो तो आपके पास ऑलरेडी क्या है, छत तो हो ही जाएगी, छत विहीन रहोगे नहीं, तो यहाँ पर क्या पात्रता से आच्छादित ना होना चाहिए था। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में क्या अलग तथ्य है कि आवास का जो आवंटन होगा प्राथमिकता के आधार पर परिवार की महिला सदस्य के नाम होगा। यानी कॉलोनी अगर मिल रही है इस योजना के तहत तो महिला के नाम होगी कॉलोनी, या संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पर होगा। महिला सदस्य के ना अगर ना हो तब वो जो है पुरुष को वरीयता मिलेगी, वरना महिलाएं ही पहले नंबर पर होंगी। आवास का जो क्षेत्रफल है वो 25 वर्ग किलोमीटर, जिसमें रसोई घर भी शामिल, तथा आवास की जो लागत है वह राशि कितनी है तो प्रति आवास सामान्य क्षेत्रों में 1.20 लाख तथा नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र हैं 1.30 लाख रुपए है। तो सिंपल सी बात, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत कितना अमाउंट मिलता है तो 1,20,000 रुपये है। नक्सल विहीन प्रभावित क्षेत्र हैं तो 1,30,000 रुपये है। आवास के साथ शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन मनरेगा के अंतर्गत किया जाएगा। तो कॉलोनी अगर 1,20,000 रुपये की मिल रही है तो आपको जो आवास के साथ साथ जो है शौचालय भी जो 12,000 रुपये वाली लेटरिन व्यवस्था है वो भी जो है मिलेगी इसी के साथ में, तो वो भी आपको मिल जाएगा 12,000 रुपये, 1,20,000 ये भी मिल जाएगा। गांव में व्यवस्था चल रही होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कुछ संशोधन भी हुए हैं। संशोधन हेतु जो पात्रता है सहरिया, कोल एवं थारू श्रेणी के पात्र निर्धन लाभार्थियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया और यह स्वीकृति 16 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा दी गई है। आवास विहीन या कच्चे जर्जर आवासों में निवास कर रहे थारू, सहरिया एवं कोल जो जनजाति समुदाय हैं इनके गरीब परिवारों को भी मकान उपलब्ध कराना इसमें ऐड कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला है मुख्यमंत्री आपने कृषक पढ़ा, अब यहाँ पर व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना है। तो 29 मई 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू इस योजना के तहत प्रदत्त राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो भाई मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की जो राशि कितनी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। बढ़ी हुई बीमा की राशि 27 अक्टूबर 2017 से प्रभावी होगी। इसका पूर्व नाम था मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना का, वह जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना रहा है। इस योजना की विशेषता है कि दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में व्यापारियों द्वारा नामित व्यक्ति भी जो नॉमिनी होंगे या उनके परिवार को जो बीमा राशि है वह प्रदान करने की व्यवस्था है।
भाई जब दुर्घटना बीमा मृत्यु हो जाएगी तो कौन होगा? जो नॉमिनी होगा या उनके परिवार के सदस्य को जो है बीमा राशि प्रदान कराने की व्यवस्था है। कितना? पहले 5 थी, अब कितना? 10 लाख हो गई। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग रोजगार योजना। क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग रोजगार योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करना तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराना। इस योजना की जो पात्रता है वह खनिज, वन्य तथा गैर परंपरागत ऊर्जा और वस्त्र एवं सेवा आधारित उद्योग पात्र संभावित समूह के रूप में निर्धारित है। राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों को वरीयता दी जाएगी। योजना के तहत स्थापित इकाइयों को अधिकतम 13% ब्याज उत्पादन का लाभ एवं 3 वर्षों तक अन्य सुविधाएं अनुमन्य होंगी। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किया गया। शुभारंभ जब स्थल रहा अवध शिल्प ग्राम लखनऊ से शुभारंभ हुआ। ग्राम विकास विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन होगा। विशेषताएं: सीमावर्ती क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिस्थिति जो अपेक्षित गांव हैं उनकी सर्वांगीण विकास के लिए है। तो सीमावर्ती क्षेत्र जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय देखोगे तो आप पकड़ लो, इधर उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी ले लो, नेपाल से लगे हुए। राज्यों के देख लो अंतर्राज्यीय, यानी जो राज्य से सटे हुए जिले हैं तो उनसे जो संबंधित गांव हैं उनके विकास के लिए यह योजना है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। इसमें वनटांगिया, मुसहर एवं थारू आदि वर्गों की बाहुल्य वाले गांवों को जो है अस्थायी और समेकित विकसित करना है। देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों को गांव को शहीद ग्राम घोषित करना इस योजना के तहत है। इस योजना की विशेषता है कि इन ग्रामों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ा जाना है। इन ग्राम संपर्क मार्गों का नाम गौरव पथ होगा, गौरव पथ। इन ग्रामों में तोरण द्वार शहीद हुए सैनिकों की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। नेक्स्ट योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग की कन्याओं के विवाह हेतु है। संचालन जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है। पात्र कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों और उनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे हो, यानी बीपीएल सूची वाले इसमें आ जाएंगे। विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना में शामिल होंगी। तो सामूहिक विवाह का लिए उनको भी पैसा मिल जाएगा। विधवा है, तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना में शामिल होंगी। धनराशि का जो अमाउंट है वो प्रति जोड़े पर सरकार के द्वारा 51,000 रुपये व्यय किया जा रहा है। कितना? 51,000 रुपये। विवाह के लिए जो महिला की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, व पुरुष की 21 वर्ष निर्धारित है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है। कितना? 10 जोड़े। आयोजन जो होगा वो नगरीय निकाय यानी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व स्वैच्छिक जो संस्थाएं आज जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया जाएगा। अगली योजना है उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना 17 से 22। 13 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना को आगामी 5 वर्षों की लागू करने का निर्णय किया गया। यह योजना 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 तक लागू रही। बासमती चावल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक 45% रखा गया। प्रत्यक्ष निर्यातकों को एपीडा भारत सरकार की जो संस्था है इसमें कराए गए पंजीकरण को मान्यता प्रदान की जाएगी, जिनको प्रदेश में पृथक रूप से कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा।
अप्रत्यक्ष निर्यातकों को शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराना होगा। नान बासमती जो चावल हैं तो उनमें जो चावल की नान बासमती जो धान होंगे, धान में अगर यहाँ पर आप 100 किलो धान दरवाते हो मशीन से वगैरह निकाल, तो वहाँ पर चावल प्लस 45% निकलना चाहिए, ये रखा गया है मानक है। बात जो बासमती के अलावा है धान, तो वहाँ से अगर दराई वराई होती है धान वान की, तो वहाँ पर जो चावल निकलेगा 50% चावल, बाकी भूसी का ना जो पॉलिश वगैरह होते हैं उनमें हो जाएंगे। तो 50% यहाँ पर निर्धारित किया गया है मानक। प्रत्यक्ष निर्यातक यदि किसान या किसान उत्पादक संघ से क्रय करता है तो सिर्फ 2.5% की कितनी 2.5% की छूट एवं आढ़तियों के माध्यम से क्रय करता है तो 2% की छूट प्रदत्त होगी। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। 9 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2019-20 एवं आगामी वर्षों के लिए खरीफ एवं रबी के मौसम में लागू करने का निर्णय लिया गया। इस अवधि में यह योजना खरीफ एवं रबी फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो क्रियान्वयन है भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की बुआई न कर पाने में वित्तीय सहायता मिलेगी। फसल बुआई कटाई की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं में मिल जाएगी। आप कृमियों से फसल नष्ट हो रहा है, रोग लग रही फसल में, कटाई के बाद आगामी 14 दिनों में खेत में कटी फसल की अगर बरसात वगैरह होती, आंधी तूफान आता, उड़ जाता, कुछ भी होता है तो किसानों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदत्त होगी। विशेषताएं क्या है कि फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो लागत है बीमा राशि के रूप में निर्धारित है। खाद्य फसलों हेतु कृषक द्वारा वाहित प्रीमियम अंश खरीफ फसल हेतु बीमित राशि का 2% है। तो ये परसेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बीमित राशि का 2% है। रबी फसल के लिए 1.5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो। नगदी फसल हेतु बीमित राशि जो है 5% है। तो ये तीनों फैक्ट आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। बीमा कंपनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति की राशि बैंक खाते में जमा कराने की व्यवस्था है। उपर्युक्त तरीकों से हुए फसल की क्षति का आकलन फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर आकलित होगी। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू जो होगी वो खरीफ और रबी फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश की सभी जनपदों में। जोखिमों के दृष्टिगत प्रदेश के सभी 75 जनपदों को 6 से 7 जनपदों के 12 समूह में विभाजित होगी और चयनित जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक में स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मौसम मापी यंत्र द्वारा कम वर्षा या अधिक वर्षा, कम या अधिक तापमान आदि का प्रतिदिन आंकड़ा एकत्रित करना होगा। इन्हें एकत्रित आंकड़ों के आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुसार क्षति का आकलन कर कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाता है। अगली योजना है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। तो इसका जो शुभारंभ 13 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। फ़ोन नंबर 108 है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा एम्बुलेंसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस सेवा का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर लखनऊ में स्थापित है। सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर होंगे, मल्टीपैरा मॉनिटर आदि उपकरणों से लैस होगा। यह एम्बुलेंस और जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग है। जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा संचालित है मई 2021 से। कौन सा हेल्थ केयर लिमिटेड है? जिकित्जा मई 2021 से संचालित हो रहा है इस कंपनी के द्वारा, जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड। अगला फैक्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। 8 अगस्त 2017 को शुभारंभ हुआ। संचालन की अवधि 17-18 से 21-22 तक। क्षेत्र में बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर शेष यानी 75 में 68 हो जाएंगे। 7 छोड़ दोगे बुंदेलखंड रीजन के, तो 68 जिलों में संचालित होगा। लाभार्थी कृषक एवं कृषक मजदूर होंगे। परियोजना क्षेत्र के चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता जहां लघु सीमांत कृषकों, अनुसूचित जाति कृषकों, अनुसूचित जनजाति कृषकों एवं भू आवंटियों की अधिकता हो। प्रमुख कार्य जो है बांध निर्माण, सुरक्षित जल निकासी, हित नालिका निर्माण आदि इस योजना में शामिल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना की जो प्रमुख है तथ्य, चयन का जो आधार होगा वह जल समेट क्षेत्र के आधार पर होगा। प्रमुख कार्य बांध निर्माण, सुरक्षित जल निकासी, हित नाले का निर्माण आदि शामिल है। चयनित परियोजना क्षेत्र के 100% अनुदान पर बीहड़ बंजर भूमि सुधार
तथा जलभराव क्षेत्र का उपचार मनरेगा के तहत क्रियान्वित होगा। कृषि वानिकी के साथ साथ उपचारित क्षेत्र में 50% अनुदान पर फसल उत्पादन कार्य भी संपादित हैं। इस योजना का जो लाभ है, योजना के संचालित होने से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में, जिसके फलस्वरूप जो है कृषकों की आय में भी वृद्धि होगी। तो उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि के साथ कृषकों की आय में भी वृद्धि होगी। अगली योजना है नया सवेरा योजना। 16 जून 2017 को श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा इस योजना का शुभारंभ हुआ है। तो नया सवेरा योजना की शुरुआत कब हुई है? 16 जून 2017 को। इस योजना का उद्देश्य है श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और उनका सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास करना है। नया सवेरा सर्वेक्षण जो हुआ वो बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित जो है 20 जिलों के चिन्हित ग्राम यानी हॉट स्पॉटों को बाल श्रम से मुक्ति किए जाने हेतु डोर टू डोर सर्वेक्षण हो रहा है। प्रभावी क्रियान्वयन में अनुश्रवण है तो ब्लॉक स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण समिति द्वारा, जिला स्तर पर जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति द्वारा ये जो है वो एग्जीक्यूशन इसका होगा। श्रमिक बच्चों की जो संख्या है इस योजना के प्रारंभ के समय जो है 21.76 लाख अनुमानित है। 14 वर्ष से कम आयु के सभी कामकाजी बच्चों को सूचीबद्ध कर इनको विद्यालय भेजना तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाना। अगला है उत्तर प्रदेश की पूर्व की जो प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि सबला योजना। सबला योजना का प्रारंभ 22 फरवरी 2011 को हुआ है। इस योजना का जो उद्देश्य है 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां स्कूल नहीं जा सकती उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार हेतु है। इसका विस्तार जो है राज्य के 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो यह केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ हुई योजना है। आवश्यकता जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए योजना है। 30,000 रुपये की वार्षिक चिकित्सा मदद वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 से उत्तर प्रदेश में भी प्रारंभ हुई है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उत्तर प्रदेश में कब हुई प्रारंभ? तो ये अप्रैल 2008 में। इसमें जो है 30,000 रुपये की वार्षिक चिकित्सा मिलती है। तो 1 अप्रैल 2008 से जो है उत्तर प्रदेश ने जो है लागू किया और केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2007 को किया गया। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, सिंपल सी बात है बीपीएल सूची वाले इसमें जो है शामिल होंगे। नया सवेरा विकास योजना है, तो इसका शुभारंभ 18 अगस्त 2012 को हुआ था। वर्तमान में नया सवेरा विकास योजना का जो नाम है वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना किया गया है। इसमें ब्याज रहित ऋण जो है वो प्रदान किया जाता है। अगली जो योजना है वो शिक्षा मित्र योजना है। तो शिक्षा मित्र योजना का शुभारंभ 2000-2001 में हुआ है। उत्तर प्रदेश की शुरुआत जो है वो कल्याण सिंह जो है मुख्यमंत्री रहे, इनकी कार्यकाल में शुभारंभ हुआ है। 2 फरवरी 2006 को पंचायत मित्र योजना का शुभारंभ हुआ। तो उत्तर प्रदेश जो पंचायत मित्र हैं इनकी इस योजना का शुरुआत जो 2 फरवरी 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में जो लागू हुआ 10 सितंबर 2005। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियां हैं। तो उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021, इसको स्वीकृति 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिली। 100 करोड़ रुपए तक के पूंजी निवेश प्रस्ताव तथा इससे अधिक निवेश हेतु राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सब्सिडी जो मिलेगी वो कैपिटल सब्सिडी 3 समान वार्षिक किस्तों में देने की व्यवस्था की गई है। उच्च स्तरीय समिति का गठन जो नोडल संस्था इन्वेस्ट यूपी को प्राप्त आवेदन मूल्यांकन पर इसकी संस्तुति करे और यह 16 मई 2021 से 6 माह की अवधि के लिए वैध होगी यह संवर्धन नीति। अगला है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021। अच्छा यही है और इसमें जो है आपको प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना रहा है। ऑक्सीजन प्लांट वगैरह की यहाँ पर बात की गई थी। तो प्रमुख उपकरण यानी लिक्विड ऑक्सीजन है, क्रायोजेनिक टैंकर हो गए, जियोलाइट ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गए, ऑक्सीजन भंडारण और परिवहन उपकरण आदि इस नीति के तहत शामिल हैं। कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्ष अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त इसके जो है अध्यक्ष होंगे। तो कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति की जो अध्यक्ष कौन? अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त।
कैपिटल जो सब्सिडी है बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 25%, मध्यांचल में आओगे तो 20% और पश्चिमांचल वालों को 15% जो है कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। आगे देखो, अगला है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021। तो बेसिकली ये तथ्य आपको मेंस में जो है काम आने वाले, नीति पॉलिसी वगैरह। तो उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति जो है 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल द्वारा को मंजूरी मिली है। अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक होगा ये डेटा सेंटर नीति। लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा 10,000 से 20,000 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जो है रोजगार सृजित होने की संभावना है। 3 संभावित डेटा पार्क्स तथा 10 डेटा सेंटर इकाइयों की स्थापना है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के तहत तो कितने संभावित डेटा पार्क्स तथा कितना डेटा सेंटर इकाइयों की स्थापना की बात की गई है। तो 3 संभावित डेटा पार्क हो गए और 10 डेटा सेंटर इकाई। इस नीति का जो विशेषता है नीति की, वो है डेटा सेंटर इकाइयों के आसपास बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों की स्थापना करना। उत्तर प्रदेश नीति 2020-25। तो उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 वाली स्वीकृति 25 नवंबर 2020 को 5 साल के लिए होगी। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संपादित है। पशु क्रय विक्रय हेतु ई हाट पोर्टल का विकास किया जाएगा। कृषकों की आय दोगुना होगा। तो दुगना जो है आय भी आप जानते हो 2022 रहा है। कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देना, ये सभी इसके लाभ हैं। उत्तर प्रदेश कृषि प्रोत्साहन नीति से अनाच्छादित सभी अवयवों को अंगीकृत किया जा सकेगा। कि प्रमुख जो फोकस क्षेत्र होंगे इस नीति के तहत निर्यात नीति 2020 से 25। तो कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद, हस्तशिल्प, पर्यटन, शिक्षा, सेवा क्षेत्र, रक्षा उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स है, काष्ठ उत्पाद आदि, ग्लास सिरेमिक है, कालीन दरिया है, चर्म उत्पाद, हैंडलूम है, इंजीनियरिंग गुड्स है। तो ये सब आप देख पा रहे हैं, ये प्रमुख फोकस क्षेत्र है इस नीति के तहत। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख जो क्रियान्वयन रणनीति है। तो निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल जो विंडो सिस्टम के माध्यम से करना, जिससे निर्यात संबंधी प्रपत्रों का शीघ्र निस्तारण एवं निवारण हो सके। मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन इंडिया के ब्रांड का विकास एवं प्रोत्साहन, निर्यात योग्य उत्पादों हेतु भौगोलिक संकेत पंजीयन प्राप्त करने में सहयोग करना। V2B एक्सचेंज की स्थापना, जिससे राज्य के लघु एवं छोटे उद्यमी भी ऑनलाइन व्यापारिक सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें। सेवा क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष प्रावधान करना। उत्तर प्रदेश में निर्यात तथा निर्यातकों हेतु विश्लेषणात्मक डाटाबेस का निर्माण आदि। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 का उद्देश्य है कि निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात सहायक संस्थानों को निर्यात संबंधी आवश्यक सहायता एवं सेवाएं प्रदान करना, राज्य में निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना एवं विकास करना। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020। 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने इस समिति को यानी मंत्रिमंडलीय समिति ने जो है इस नीति को मंजूरी प्रदान की है, जिसके बाद यह नीति संपूर्ण राज्य में प्रभावी हो गई है। इसके तहत बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में निवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए मान्य है। प्रमुख लक्ष्य है कि 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना करना है। तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 से 25 टारगेट है निवेश का आकर्षण का कितना, 40,000 करोड़ का। कितने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने की बात की गई है, 3। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा में जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में। तो पहले ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर ईडा में जेवर हवाई अड्डे के पास होगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना। दूसरी जो है बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर, और तीसरा जो है लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर। तो ये 3 हो गए आपके क्लस्टर। प्रदेश में 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, 5 इकाइयों के माध्यम से सेमीकंडक्टर विनिर्माण निवेश आकर्षित करना है।
प्रदेश में लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। प्रदेश में घरेलू विदेशी निवेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण पार्क की स्थापना करना। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020-25 की भूमि संबंधी उपादान के प्रावधान है। तो मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरण से भूमि खरीदने पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25% जो है भूमि उपादान है। बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र के लिए उपादान 50% है, जबकि भूमि उपादान कुल परियोजना लागत की 7.5% या 75 करोड़ रुपए की सीमा तक प्रदान किया जाएगा, जो भी कम हो, यानी मैक्सिमम 75 करोड़। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के लिए निवेश हेतु अन्य सुविधाएं क्या हैं? तो समस्त ESDM इकाइयों को अधिकतम 10 वर्षों के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 50% छूट है। 200 करोड़ रुपए तक निवेश वाली इकाइयों की अधिसूचित बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के ब्याज की दर पर 5% प्रतिवर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति पर 5 वर्ष तक 1 करोड़ रुपए की सीमा तक करना है। सकल घरेलू पेटेंट हेतु 5 लाख रुपए तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु 10 लाख रुपए तक की सीमा पर जो है फाइलिंग लागत की 100% प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर करना इत्यादि। सड़क है ऊर्जा जलपूर्ति परीक्षण सुविधाओं हित आधारित जो सुविधाएं इनके विकास पर निहित EMC का 50% योगदान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इस नीति के तहत पूंजी उत्पादन सरकार द्वारा गठित समिति के आधार पर प्रदान किया जाएगा। अगली जो नीति है वो स्टार्टअप नीति है 2020-25 5 वर्षों के लिए। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020-25 8 जुलाई 2020 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित की गई है। अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए यह नीति है। सिडबी के साथ 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड तथा यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना तथा इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था के माध्यम से ये वित्त पोषण होगा इसका। इस नीति की विशेषता है कि युवाओं को रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता बनाने में सहायक भूमिका निभाएगी। इस नीति से लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं लगभग 1 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 की प्रमुख लक्ष्य हैं तो स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में लाना है, भारत के सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में किया जाना है, प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स तथा राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम 1 इंक्यूबेटर्स की स्थापना, राज्यों में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की अवस्थापना के अनुकूल इकोसिस्टम का सृजन करना, ये प्रमुख टारगेट हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति यानी स्टार्टअप जो नीति है 2020-25। अगला है उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति। उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 में संशोधन। 5 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस नीति में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। वर्ष 2016 में प्रख्यापित उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति का मुख्य उद्देश्य न्यूज वेबसाइट पोर्टल को शासकीय विज्ञापन प्रदान किए जाने का नियमन है। संशोधन जो किए गए हैं प्रमुख समावेशन हेतु प्रमुख संशोधन क्या है? तो प्रदेश सरकार की नीतियां, उपलब्धियां तथा कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किए जाने के निमित्त वेबसाइट को उनके 2 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की नीतियों के अनुसार वेबसाइटों को विज्ञापन प्रदान करने हेतु हिट्स की संख्या को 2.5 लाख से घटाकर 0.5 लाख कर दिया गया है। तो 2.5 लाख से 50,000 वेबसाइटों की 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। संशोधित नीति के अंतर्गत वेब मीडिया में विज्ञापन अधिकतम 1 वेब पृष्ठ प्रति वेबसाइट के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। वेबसाइट की गणना अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति एवं विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स यानी गूगल एनालिटिक्स कॉम स्कोर आदि द्वारा की जाएगी तथा गणना का आधार यूनिक यूजर होगा। अगला जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019। 10 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीति लागू की गई। राष्ट्रीय कृषि
निर्यात नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। इसका उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना, किसी क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना एवं उसकी प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करना आदि। इस नीति का विशेषता क्या है नीति की? तो कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य। अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन देना और रोगमुक्त क्षेत्रों को विकसित करना है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के प्रमुख तथ्य ताजे फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु लंबी दूरी की समुद्री प्रोटोकॉल को बढ़ावा देना, राज्य कृषि निर्यात में वृद्धि हेतु जिले या जिलों के समूहों के क्षेत्रों में क्लस्टर बनाना, राज्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों से जोड़ने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना। इसके अतिरिक्त इन संकुलों के पास ही नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी स्थापित करना। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019, तो 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिली प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के पूरक के रूप में तैयार पूरक नीति है। प्रदेश में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन के द्वारा विद्युत आधारित गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह नीति बनी है। प्रदूषण को कम करने तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा इस नीति को प्रख्यापित किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018। इसकी आवश्यकता पर्यटन की असीम संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए 5 वर्ष के लिए लागू की गई। उत्तर प्रदेश को शीर्ष पर्यटन राज्य के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश प्रथम पर्यटन नीति 1998 में जो है पर्यटन विभाग के द्वारा घोषित की गई थी। प्रथम पर्यटन नीति जनसाधारण की उद्यमशीलता को प्रोत्साहन करना है। पर्यटन के माध्यम से सतत एवं समावेशी विकास के लिए इस नीति को लाया गया। पर्यटन नीति के प्रमुख परिपथ हैं। तो पहली जो नीति आई थी उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 1998, यह ब्रज परिपथ यानी मथुरा, वृंदावन, आगरा तथा श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा क्षेत्र, बुंदेलखंड परिपथ, झांसी, ललितपुर, देवगढ़, गालिंदर, चित्रकूट तथा निकटवर्ती रीजन। बौद्ध परिपथ में क्या? भगवान बुद्ध से जुड़ी बौद्ध पवित्र स्थल हैं। विंध्य पर्वत में विंध्याचल तथा सोनभद्र से जुड़ा क्षेत्र। अवध परिपथ में लखनऊ तथा प्रयागराज उनके मध्य का क्षेत्र है। वन इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ, जल विहार परिपथ, ऐसे क्षेत्र जहां जल क्रीड़ा की संभावनाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रथम पर्यटन नीति के तहत ये प्रमुख जो है परिपथ आपको देखने को मिले। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2016 में क्या रहा? तो हेरिटेज आर्क जो कि आगरा, लखनऊ, वाराणसी पर क्षेत्र। महाभारत परिपथ, तो महाभारत काल से जुड़े स्थल हो गए। रामायण परिपथ में रामायण में उल्लिखित स्थल होंगे। जैन परिपथ, जैन धर्म से जुड़े स्थल। सूफी परिपथ, सूफीवाद से जुड़े प्रमुख स्थल। स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल। क्राफ्ट क्यूजिन एवं क्लस्टर ट्रेन यानी हस्तशिल्प, व्यंजन एवं विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्र। ये नीति के तहत विशेष तथ्य रहे। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन नीति 2018 के प्रमुख बिंदु हैं। तो सालाना 5,000 करोड़ रुपए का नया निवेश तथा 5 लाख प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के अवसर प्रदेश पैदा करना इसका उद्देश्य है नीति का। घरेलू पर्यटकों के आगमन में सालाना 15% और विदेशी पर्यटकों की संख्या में सालाना जो है 10% की वृद्धि करना है। तो घरेलू में 15% और विदेशी में जो है 10%। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना विशेष प्रयास करना है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास करना। प्रदेश में 1 लाख पर्यटकों को राष्ट्रीय पार्क तथा वन्यजीव विहारों की तरफ आकर्षित करना। 10 हेरिटेज भवनों को प्रतिवर्ष हेरिटेज होटलों में तथा पर्यटन लैंड बैंक का सृजन करना। स्थानीय उद्यमिता को मेलों और पर्वों के माध्यम से आकर्षित करना। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 की सब उद्देश्य हैं। इसके तहत टारगेट है सरकार का। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा टॉपिक नंबर 31 अति महत्वपूर्ण रहा उत्तर प्रदेश की योजनाएं एवं नीतियां, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। 2 टॉपिक और बच रहे हैं, टोटल 33 टॉपिक कवर करने हैं। तो अगला जो टॉपिक पुरस्कार सम्मान होगा उत्तर प्रदेश के, उसके बाद अंतिम टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा।